वंस अगेन बेटा, मैंने जैसा आपको कहा था कि लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे लेंस थ्योरी पे। तो देखिए आप बोर्ड पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है, तो इस न्यूमेरिकल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद 2-3 और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अभी, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा लेंस थ्योरी, है ना। तो लेंस थ्योरी ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया है कि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सिग्मा सी जो होता है यानी हुक स्ट्रेस का वेरिएशन जो होगा अलोंग द रेडियस दैट विल बी v बाई आर स्क्वायर प्लस ए, एंड सिग्मा आर जो होगा दैट विल बी v बाई आर स्क्वायर माइनस ए। ये हमारा क्या था, ये हुक स्ट्रेस है और ये क्या हमारा रेडियल स्ट्रेस है। ये हमारा क्या है, रेडियल स्ट्रेस है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अब अकॉर्डिंग टू लेंथ थ्योरम अगर ये आपका सिलेंड्रिकल मेजर हो जाए, ये आपका सिलेंड्रिकल मेजर है जिसकी कुछ थिकनेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इसका R1 है रेडियस और ये बाहर वाला रेडियस R2 है। तो अगर इसको हम लोग कंप्लीट बनाए तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ है। मैं यहाँ क्रॉस कर देता हूँ। तो ये आपका इनर रेडियस है और ये आपका आउटर रेडियस है। इनर रेडियस को मैं R1 बोल रहा हूँ, आउटर रेडियस को मैं R2 बोल रहा हूँ। ये आपकी थिकनेस ऑफ द वॉल है। तो लेंस थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर आपने लास्ट क्लास का वीडियो देखा है तो आपको पता है क्या है। लेंस थ्योरम क्या कहता है कि इनर वॉल पे हुक स्ट्रेस की वैल्यू और रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू जो होंगी वो आउटर वॉल पे हुक स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू के बराबर नहीं होंगी, दे विल बी डिफरेंट। बेसिकली ये इतना ही नहीं कहता है, क्या कहता है कि अलोंग द थिकनेस और अलोंग द वॉल थिकनेस जो रेडियल स्ट्रेस है वो हुक स्ट्रेस के अलावा रेडियल स्ट्रेस और हुक स्ट्रेस जो है वो वैरी करेंगे। कैसे वैरी करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी कि r की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू घटेगी। यानी कि इनर सरफेस पे हुक स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इनर सरफेस पे रेडियस सबसे कम है, और आउटर सरफेस पे रेडियस क्या है, सबसे ज्यादा, इसलिए वहां पे हुक स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। यानी कि अगर हम बात करें कि हुक स्ट्रेस का वेरिएशन अलोंग द थिकनेस कैसे होता है, तो आप क्या बोलोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। दैट मींस कि जैसे जैसे आप आउटर साइड पे जाओगे थिकनेस के, अगर प्रेशर इंटरनल है आपका, तो यहाँ पे इनर सरफेस पे हुक स्ट्रेस सबसे कम होगा और आउटर सरफेस पे हुक स्ट्रेस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सेम सिचुएशन रेडियल स्ट्रेस के लिए भी है। रेडियल स्ट्रेस में क्या है, देखिए फिर से ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाओगे आप, यानी कि आउटसाइड जैसे जैसे मूव करोगे आप, हुक रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। यानी हुक स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस दोनों क्या होते हैं, दे विल बी मैक्सिमम एट इनर सरफेस एंड दे विल बी मिनिमम एट आउटर सरफेस। अगर आपके सिलेंडर पे इंटरनल प्रेशर लगाया गया है तो, मतलब इस सिलेंडर के अंदर कोई हाई प्रेशर पे लिक्विड फिल किया गया है या गैस फिल की गई है तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सेगरेट करके दिखाऊं आपको, तो ये आपका सिलेंड्रिकल मेजर है और ये थिकनेस है। इसकी लेंथ जो है ना बोर्ड के अंदर है या बोर्ड के बाहर, जो भी समझ लो। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि इस पॉइंट पे सिग्मा सी और सिग्मा आर जो होंगे दे विल बी मैक्सिमम। इस पॉइंट पे इससे कम होगा, इस पॉइंट पे इससे कम होगा, और आखिरी पॉइंट पे सबसे कम हुक स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस होंगे। तो ऑब्वियस क्या है कि अगर ये सिलेंडर फेल होगा तो कहां फेल होगा, इनर सरफेस से क्रैक होना शुरू होगा। यानी कि जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंड्रिकल मेजर होते हैं, दे ऑलवेज फेल फ्रॉम इनसाइड, आउटसाइड से कभी वो फेल नहीं हुआ, क्योंकि इनर सरफेस पे हुक स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है अलोंग द थिकनेस। यानी अगर मैं बोलूं आपसे इस पॉइंट पे लगने वाले स्ट्रेसेस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, देयर विल बी अ हुक स्ट्रेस सिग्मा सी, there will be a longitudinal stress sigma L and there will be a compressive radial stress जिसको मैं sigma R बोल रहा हूँ। तो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट, इसको ऊपर वाले पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा C डैश हो जाएगा और यहाँ पे सिग्मा L जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जो यहाँ पे वही वहां पे भी रहेगा, लेकिन सिग्मा R डैश की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। मतलब सिग्मा R यहाँ पे होगा तो यहाँ पे सिग्मा R डैश होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे स्ट्रेस कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिग्मा सी, सिग्मा आर और सिग्मा एल स्ट्रेसेस लग रहे हैं अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल बी सिग्मा सी डैश, सिग्मा आर डैश एंड सिग्मा एल। तो आपको क्लियर होगा कि सिग्मा एल जो है अलोंग द थिकनेस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन सिग्मा सी और सिग्मा आर जो है वो वेरी कर रहे हैं। और कैसे वेरी कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब
आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल, यानी जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे वैसे वैसे सिग्मा सी और सिग्मा आर की वैल्यू जो होगी घटती चली जाएगी। अगर इतनी बात क्लियर है तो जरा हम लोग इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है आपको देखिएगा, क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या है, बोल रहा है कि एक पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर 200 mm दिया हुआ है। मतलब अगर मैं बोलूं R1 की वैल्यू अगर से पूछूं तो क्या हो जाएगी, 100 mm हो जाएगी। देखिए ये आपका इंटरनल डायमीटर है और ये एक्सटर्नल डायमीटर है। तो इंटरनल रेडियस की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 100 mm, और 100 mm मतलब 0.1 मीटर। R1 क्लियर है आपको। एंड 50 mm थिकनेस, यानी कि T की वैल्यू दी हुई है 50 mm, T इक्वल्स टू 50 mm। तो अगर मैं R2 बोलूं तो R2 क्या हो जाएगा बेटा, R2 विल बी R1 प्लस T। देखिए R2 विल बी व्हाट, R1 और प्लस T, तो दैट विल बी व्हाट 50 mm मतलब 0.05 मीटर, दैट इज 0.15 मीटर। ये हो गया आपका R2। अच्छा ये बात कैसे पता चलेगी कि ये थिक सिलेंडर है या थिन सिलेंडर है, ये प्रॉब्लम थिक सिलेंडर का है या थिन सिलेंडर का है, कैसे पता चलेगा? इसको जानने का दो तरीका। देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस। अब यहाँ पे ग्रुप स्ट्रेस की वैल्यू या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू जो है अलग अलग बोल ही रहा है। दैट मींस यही से इंडिकेटिव है ये कि ये किसका है, लेंथ थ्योरी यहाँ पे लगेगी, मतलब ये थिक सिलेंडर का प्रॉब्लम है। नहीं तो थिन सिलेंडर में होता तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस थिकनेस का वेरी नहीं करते हो आप, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होता है, वहां पे एक ही वैल्यू होती है PD/2T। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस, मतलब इनर सरफेस पे मिनिमम मैक्सिमम होगा, आउटर सरफेस पे मिनिमम होगा। इसका मतलब ऑब्वियसली ये थिक सिलेंडर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ से पता कर सकते हो, या फिर अगर वहां से क्लियर नहीं है तो मैंने आपको बता रखा है कि D/T का रेशियो चेक कर लो। तो आप D/T का रेशियो चेक कर लो। D/T इनर डायमीटर कितना है 200 mm, थिकनेस क्या है 50 है, और ये देखो दिस विल बी 4 व्हिच इज लेस देन 20। और हमने बताया कि अगर D/T की वैल्यू 20 से कम होती है तो वो थिक सिलेंडर होता है। तो आप ऑब्वियसली दोनों तरीके से आप जान सकते हो, मतलब यहाँ पे दो तरीका है समझने का कि ये थिक सिलेंडर की प्रॉब्लम है या थिन सिलेंडर का। जो लोग स्मार्ट हैं वो यहाँ समझ जाएंगे, और जो लोग फॉर्मूले बेस्ड हैं, फॉर्मूला देख के चलते हैं, तो यहाँ से देख लेंगे D/T की वैल्यू जो है 20 से कम आ रही है कि ज़्यादा आ रही है। अगर 20 से कम आ रही है तो एक थिक सिलेंडर की प्रॉब्लम है, और उससे ज़्यादा है तो वो थिन की प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या है, ये थिक सिलेंडर की प्रॉब्लम है। ठीक, तो गिवन है आपको R1 R2, मैं इसको भी रेज कर दे रहा हूँ। R1 R2 आपको दिया हुआ है, देन क्या दे रखा है, कैरीज ऑफ फ्लूइड एट अ प्रेशर ऑफ 10 mm, मतलब इसके अंदर फ्लूइड फिल किया गया है जिसका प्रेशर दिया हुआ है, और प्रेशर इज नथिंग बट सिग्मा R at 1। जो प्रेशर होता है वही रेडियल स्ट्रेस होता है, और प्रेशर कहाँ पे है, पॉइंट नंबर 1, मतलब इनर रेडियस पे। देन सिग्मा R1 इज व्हाट 10 MPa। ये गिवन है आपको। और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ, मतलब सिग्मा C1 पूछ रहा है आपसे और सिग्मा C2 की वैल्यू पूछ रहा है। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियसली आपको क्या रिलेशन यूज करना है, लेंथ इक्वेशन यूज करना है। थिक सिलेंडर की प्रॉब्लम बिना सोचे समझे लेंथ इक्वेशन लिखेंगे आप। लेंथ इक्वेशन क्या है, सिग्मा C इक्वल्स टू V/R² प्लस A, एंड सिग्मा R इज B/R² माइनस A। ये आपका एक जनरल रिलेशनशिप है सिग्मा C का R के साथ, जो कि किसी भी सिलेंडर के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इक्वेशन चाहिए तो आपको इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग B और A की वैल्यूज निकालनी होगी, यानी ये कांस्टेंट जो है ना, इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको किसी पर्टिकुलर रेडियस पे सिग्मा C या किसी पर्टिकुलर रेडियस पे सिग्मा R की वैल्यू चाहिए। तो आपको ये A और B रिलेशन मिल जाएंगे। आप देख पा रहे हो कि आपके पास दो अननोन्स हैं, मतलब कांस्टेंट की बात करें दो कांस्टेंट है A और B, और अगर इन दो कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो आपको वो दो रेडियस चाहिए जिसपे सिग्मा C पता हो, या वो दो रेडियस चाहिए जिसपे सिग्मा R पता है, या फिर वो एक रेडियस चाहिए जिसपे सिग्मा C पता हो और एक रेडियस वो चाहिए जिसपे सिग्मा R पता हो। मतलब इन दोनों को मिला के आपको दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए, यानी किसी एक R पे सिग्मा C दिया हो और दूसरे R पे भी सिग्मा C दिया हो, तब भी मोर देन सफिशिएंट है और B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। या फिर किसी दो R पे सिग्मा R की वैल्यू दी हो, या किसी एक R पे सिग्मा C दिया हो, किसी एक R पे सिग्मा R दिया हो। तो अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन प्रिवेल कर रही है तो आपको A और B की वैल्यू मिल जाएगी, और आपको एक पर्टिकुलर रिलेशन मिल जाएगा सिग्मा C का R के साथ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो देखिए यहाँ बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं सिग्मा C और R की वैल्यूज को हम लोग बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बाउंड्री कंडीशन क्या है तो आपको समझ में आ रहा होगा। बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या है, बाउंड्री कंडीशन मतलब
किसी पर्टिकुलर r के लिए सिग्मा की वैल्यू, वो सिग्मा c हो सकता है या सिग्मा r हो सकता है, दैट इज बाउंड्री कंडीशन, सिंपल। तो बताइए बेटा आप क्या है, आपको एट r इक्वल्स टू r1, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट r इक्वल्स टू r1 आपको दिया हुआ p का वैल्यू, और p इज नथिंग बट सिग्मा r1, और ये कितना है 10 मेगापास्कल, यानी सिग्मा r1 आपको दिया हुआ है, ठीक। दूसरी चीज क्या दी हुई है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक प्रेशर केवल दिया हुआ है। जब कुछ भी न दिया बेटा, इंटरनल प्रेशर दिया हुआ है और बाहर और कुछ भी कंडीशन नहीं दी हुई है, दैट मींस क्या है, एक कंडीशन हमेशा प्रिवेल करेगी, वो कंडीशन क्या है कि आउटर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो आउटर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसको हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं, मतलब कि सिग्मा r2 जो होगा दैट विल बी ऑलवेज 0 मेगापास्कल अंटिल इट इज गिवन सम वैल्यू। क्लियर बात, यानी सिग्मा r2 वैल्यू हमेशा 0 आप लोगे, क्योंकि वो सिलेंडर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 मानते हैं। तो एक कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, दूसरी कंडीशन अगर नहीं दी हुई है तो आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा r2 की वैल्यू 0 होती है हमेशा, जब तक उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो आपके पास ये दो कंडीशन है, मतलब क्या कहते हैं, दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट r इक्वल्स टू r2 सिग्मा r2 इक्वल्स टू 0 होगी। आप देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन किस इक्वेशन के लिए है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए है। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 में ये दोनों वैल्यूज पुट करें, देन यू विल गेट वैल्यूज ऑफ a एंड b, और जैसे ही a और b की वैल्यू मिल जाएगी, यू विल गेट अ पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ सिग्मा c इन टर्म्स ऑफ r, यानी कि r की वैल्यूज पुट करो, आपको जो भी सिग्मा चाहिए वो सिग्मा आप फिट आउट करोगे। तो देखते हैं क्या वैल्यू पुट करके, देखिए ना, अगर मैं पहला कंडीशन पुट करूं सिग्मा r में, तो क्या हो जाएगा, एट r इक्वल्स टू r मतलब 10 मेगापास्कल इक्वल्स टू b बाय व्हाट, r1 इज व्हाट, r1 इज 0.1, 0.1 का स्क्वायर और माइनस a, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा कंडीशन पुट करते हैं, 0 इक्वल्स टू b बाय r2 इज व्हाट, r2 इज 0.15, 0.15 का स्क्वायर माइनस a, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा 1 और 2 यहाँ दे रखा है, तो मैं 3 और 4 बोल देता हूँ, 3 और 4। अगर 3 और 4 को आप सॉल्व करो, यू विल गेट वैल्यूज ऑफ b इक्वल्स टू 0.18 एंड a इक्वल्स टू 8, यानी b और a की वैल्यू आपको मिल गई। जब b और a की वैल्यू मिल गई आपको, देन यू विल गेट पर्टिकुलर इक्वेशन, दैट इज व्हाट, सिग्मा c इक्वल्स टू b is what, 0.18 divided by r square और प्लस ऑफ a that is 8। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई हूप स्ट्रेस की। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द सर्कम्फरेंशियल स्ट्रेसेस। तो मैक्सिमम मिनिमम मतलब अभी मैंने बताया आपको कि r की वैल्यू जब सबसे कम होगी तो सिग्मा c मैक्सिमम होगा, r की वैल्यू सबसे ज्यादा जब होगी तब सिग्मा c क्या होगा, दैट विल बी मिनिमम। मतलब सिग्मा c1 दैट इज सिग्मा मैक्स, sigma c1 is nothing but sigma max, that will be what, 0.18 divided by what, r1 square, r1 is what, 0.1 का स्क्वायर और प्लस 8। आप सॉल्व करो इसको, you will get 26 मेगापास्कल। क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ सिग्मा c2 की बात करूँ, मतलब सिग्मा c min, ये सिग्मा c max और सिग्मा c min इक्वल्स टू 0.18 डिवाइडेड बाय 0.15 का स्क्वायर और प्लस 8, यू विल गेट 16 मेगापास्कल। तो बेटा ये हो गया आपका सिग्मा c का रेडिएशन, मतलब इनर सरफेस पे जो सिग्मा c होगा दैट विल बी 60 मेगापास्कल, आउटर सरफेस पे जो सिग्मा c होगा दैट विल बी 16 मेगापास्कल। और यही क्या है, दिस वन इज मैक्सिमम सिग्मा c एंड दिस वन इज मिनिमम सिग्मा c, दिस वन इज व्हाट, मिनिमम सिग्मा c। क्लियर है क्वेश्चन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें बाउंड्री कंडीशन और चेंज जाएगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, उसमें क्या होगा, अभी इस क्वेश्चन में क्या था, दोनों बाउंड्री कंडीशन सिग्मा r के लिए दी हुई थी, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उससे थोड़ा सा अलग बाउंड्री कंडीशन होगा। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, फिर से एक सिलेंडर की प्रॉब्लम है जिसमें आपको इस बार रेडियस दिया हुआ, डायमीटर नहीं दिया हुआ। ये बात बहुत ध्यान देखें, आपको रेडियस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर अगर दिया हुआ है उसको हाफ कर लोगे तब रेडियस आपको मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूले में आपको रेडियस की वैल्यू पुट करनी होती है। तो हमेशा आपको थिक सिलेंडर की प्रॉब्लम जब सॉल्व करें तो आपको रेडियस दिया। देखिए क्या गिवन बेटा, देखते हैं जल्दी से गिवन कंडीशन। देखिए बेटा बोला है थिक सिलेंडर ऑफ 150 mm आउटसाइड रेडियस एंड 100 mm इनसाइड रेडियस। मतलब इनसाइड रेडियस मतलब r1 इज व्हाट, 100 mm मतलब 0.1 मीटर, और r2 कितना दिया हुआ है, दैट इज 150 mm, दैट मींस
0.15 मीटर। देन is subjected to an external pressure of 30 मेगापास्कल। देखिए इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है, जबकि लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में कुछ भी ना बोले तो उसको आप जीरो लोगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर मतलब क्या है, दैट इज सिग्मा R2। तो आपको सिग्मा R2 की वैल्यू क्या दी है, सिग्मा R2 इक्वल्स टू 30 मेगापास्कल एंड इंटरनल प्रेशर ऑफ 60 मेगापास्कल, मतलब सिग्मा R1 इज व्हाट, 60 मेगापास्कल। तो देखिए आपको फिर से जो दोनों बाउंड्री कंडीशन दी हुई हैं, एट R इक्वल्स टू R1 that is 0.1 meter, you have sigma R1 equals 60 megapascal and at R equals to R2 sigma R2 is 30 megapascal। तो फिर से देखिए सिग्मा R के ही दोनों कंडीशंस हैं, तो यहाँ से आप क्या करोगे, A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। आपको पता है सिग्मा C का क्या कंडीशन होता है, सॉरी सिग्मा R का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा R इक्वल्स टू B by R स्क्वायर माइनस ऑफ A। ये आपका लेंथ इक्वेशन है फॉर रेडियल स्ट्रेस। तो आप देख पा रहे हो दोनों बाउंड्री कंडीशन जो दी हुई, बेसिकली बाउंड्री कंडीशन ही है, 1 हो गया 2 हो गया, जो गिवन है वो बाउंड्री कंडीशन ही गिवन है आपको। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा R1 दैट इज 60 इक्वल्स टू B by 0.1 का स्क्वायर माइनस ऑफ A। सेकंड बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, 30 इक्वल्स टू B by 0.15 का स्क्वायर माइनस A। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। a1x plus b1y equals to c1, a2x plus b2y equals to c2 वाला फॉर्मूला यूज करो, कैलकुलेटर पुट करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, एक वैल्यू -6 आ जाएगी आपकी और b की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 0.54। जब आपको A और B की वैल्यूज मिल गई दैट मींस आपको हूप स्ट्रेस का एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो अगर हूप स्ट्रेस का इक्वेशन मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा C का जो जनरल इक्वेशन होता है B by R स्क्वायर प्लस A होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो सिग्मा C का वेरिएशन होगा दैट विल बी सिग्मा C इक्वल्स टू B की वैल्यू लिख लीजिए 0.54 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और A की जगह पे -6 है, तो इवन इफ यहाँ पे प्लस है लेकिन चूंकि A की वैल्यू माइनस में है हम लोग क्या यहाँ पे -6 पुट कर पाएंगे। तो आपको सिग्मा C की जो है ये इक्वेशन मिल गई। जब सिग्मा C की इक्वेशन मिल गई तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हूप स्ट्रेस एंड मिनिमम हूप स्ट्रेस। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि सिग्मा C1 इज नथिंग बट सिग्मा C1 इज सिग्मा C मैक्स। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा C1 निकालना है तो R की वैल्यू R1 पुट कर दो आप, यू विल गेट व्हाट 0.54 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 6। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 48 मेगापास्कल। ये आपका सिग्मा C मैक्स हो गया या सिग्मा C1 हो गया। सिमिलरली सिग्मा C2 अगर आपको फाइंड आउट करना है दैट इज सिग्मा C मिनिमम। तो सिग्मा C मिनिमम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0.54 डिवाइडेड बाय 0.15 का स्क्वायर -6 दैट इज 18 मेगापास्कल। तो देखिए इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो निकल गया आपको, जिसमें पूछ रहा था कि सिग्मा C की मैक्सिमम वैल्यू और सिग्मा C की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। लेकिन अब आप देखो यहाँ बेटा नेक्स्ट आगे क्या एक्सटेंड किया है, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और जब हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ रहे थे, जब मैंने मोर सर्किल आपको बताया था तो आपको याद है कि टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होती है 2D केस के लिए। अभी मैं बताऊंगा आपको टाउ मैक्स की वैल्यू 3D केस के लिए क्या होता है। इसका मतलब कहने का मेरा यह है, अगर किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे अगर ये आपका सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 3 है, तो इन दैट सिचुएशन आपको 3 चीजें चेक करनी होगी। क्या चेक करनी होगी, टाउ मैक्स विल बी मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2 इसका मॉड, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 by 2 इसका मॉड, या फिर सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका मॉड। यानी कि टाउ मैक्स जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस हैं। अगर 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होता है मतलब अगर ये आपका सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है, तो आपको जो टाउ मैक्स होगा दैट विल बी व्हाट, टाउ मैक्स विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। यही होता है।
और इसको हम बोलते हैं इन प्लेन शियर मैक्स। क्या बोलते हैं इसको? इन प्लेन शियर मैक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की बात करेंगे दैट विल बी सिग्मा 1/2। ये मैंने बताया आपको जब हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे, तभी उसको हम लोग वही पे छोड़ते हैं। अगर नहीं बताया तो मैं फिर से किसी क्लास में उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी यहाँ बात समझो आप कि टाउ मैक्स होता है दैट, ये क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। आपको पता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट टाउ मैक्स। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट है मैक्सिमम के, ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ये तीनों क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और ये तीनों कैंडिडेट हैं टाउ मैक्स के। तो इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर टाउ मैक्स। तो आप देखो बेटा यहाँ क्या है, आपको पता है सिग्मा, इसकी जगह मैं सिग्मा c लिख दूं, तो इसकी जगह मैं सिग्मा l लिख दूं और सिग्मा 3 इज नथिंग बट सिग्मा r। सिग्मा 3 इज नथिंग बट सिग्मा r। और आपको पता है कि सिग्मा c की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा l से ज्यादा होती है और सिग्मा r नेगेटिव है। इसका मतलब ऑब्वियसली इन तीनों कॉम्बिनेशन में, अगर यहाँ पे लिखूं मैं, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें जो टाउ मैक्स होगा दैट विल बी व्हाट? सिग्मा c और प्लस सिग्मा r डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी योर टाउ मैक्स इन केस ऑफ थिक सिलेंडर। वो भी सिग्मा c प्लस सिग्मा r क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है सिग्मा c सिग्मा l से बड़ा होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है तो केवल यही जाके यहाँ पे ऐड होगा, बाकी सब तो इसको कम करेंगे। तो जो ये वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस कंपेयर टू दिस क्वांटिटी, यानी कि टाउ मैक्स होगा दैट विल बी दिस वैल्यू। और ये भी कहां पे होगा? ये वैल्यू, अब मैंने कहा सिग्मा c और सिग्मा r दोनों वेरी कर रहे हैं थिकनेस के लॉ। मतलब अगर ये थिकनेस सिलेंडर का, तो यहाँ पे सिग्मा c प्लस सिग्मा r बाय 2 की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे सिग्मा c प्लस सिग्मा r की वैल्यू कुछ और होगी डिवाइड बाय 2, और इसी तरह इसके अलावा जो बढ़ती जाएगी, मतलब चेंज होती जाएगी। तो आपको पता है कि इन सारे पॉइंट में जो सिग्मा c प्लस सिग्मा r बाय 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इनर सरफेस। यानी कि अगर आपका सिलेंडर प्योर शियर की वजह से अगर फेल हो रहा है, यानी मैक्सिमम शियर की वजह से फेल हो रहा है, तब भी वो फेल कहां शुरू होना, कहां शुरू होगा? इनर सरफेस से ही फेल होना शुरू करेगा। तो दैट मींस यहां से कंक्लूड हो गया कि इधर आपका सिलेंडर जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से फेल हो या शियर की वजह से फेल होगा। इन बोथ कंडीशंस जो फेलियर स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम द इनर साइड। तो अगर मैं यहां बोलूं कि टाउ मैक्स कहां पे लाई करेगा, तो आपको ऑब्वियस पता है कि क्या होगा? सिग्मा c प्लस सिग्मा r बाय 2 होगा। कहां पे होगा? इनर सरफेस पे होगा। तो अगर मैं टाउ मैक्स यहां से लिखूं, यू विल गेट टाउ मैक्स इक्वल्स टू सिग्मा c1 प्लस सिग्मा r1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट? सिग्मा c1 इज व्हाट? 848 एंड सिग्मा r1 इज व्हाट? r1 दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट व्हाट? 54 मेगापास्कल। ये आपका टाउ मैक्स वैल्यू होगी और ये कहां लाई करेगी? एट इनर सरफेस। ठीक है, तो ये आपका दोनों क्वेश्चन आंसर हो गया। अभी हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कंपोजिट सिलेंडर्स क्या होते हैं और कंपोजिट सिलेंडर के केस में कैसे हम लोग मटेरियल, सेम मटेरियल से उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं फॉर सेम रेडियस। मतलब रेडियस सिलेंडर की हम कांस्टेंट रखेंगे बट उसका कंपाउंडिंग की वजह से, यानी एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर चढ़ा देंगे, जैसे एक रॉड के ऊपर ट्यूब चढ़ाते हैं, तो वैसा करने से सेम थिकनेस के लिए हम स्ट्रॉन्गर सिलेंडर जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो वो जो है वो नेक्स्ट आपको उसकी बात करेंगे। फिलहाल आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल चेक करेंगे। देखिए बेटा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको थिकनेस पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और दो बाउंड्री पे डिस्कशन होती हुई वो क्या है? इंटरनल डायमीटर दिया हुआ आपको 80 mm दैट इज 0.8 मीटर, ये r1 हो गया। आपको r2 निकालना है किसी तरीके से। अगर r2 मिल जाए तो r2 माइनस r1 विल बी व्हाट? योर थिकनेस। ठीक है, तो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है और इंटरनल प्रेशर दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ? सिग्मा r1 की वैल्यू दी हुई है, देखिए। और क्या दिया? इफ मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज सिग्मा इज 125 मेगापास्कल और ये मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट? सिग्मा c1। क्योंकि मैंने बताया था ना, सिग्मा c, सिग्मा l और सिग्मा c और सिग्मा l यही दो टेंसाइल नेचर के होते हैं और सिग्मा l से सिग्मा c हमेशा ज्यादा होता है, और वो भी कहां से ज्यादा होता है? इनर सरफेस पे। तो जब भी आपको मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दिया हो, यील्ड स्ट्रेंथ दिया हो, कुछ भी अगर मटेरियल से स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ भी दिया हुआ है, दैट मींस आपको सिग्मा c1 की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या है? सिग्मा c1 दिया हुआ है। तो आप देखो क्या क्या गिवन है आपको? r1 दिया हुआ है, सिग्मा r1 दिया हुआ है, सिग्मा c1 दिया हुआ है। तो अगर आपको सिग्मा c1 सिग्मा r1 दिया हुआ है किस रेडियस पे? 0.8 पे, तो क्या आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? लेकिन इस बार देखिए क्या है,
एक बाउंड्री कंडीशन सिग्मा सी के लिए दी हुई है और एक बाउंड्री कंडीशन सिग्मा आर के लिए दी हुई है। जो ऐसा मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि बाउंड्री कंडीशन जरूरी नहीं कि सिग्मा आर की ही दोनों हो, सिग्मा सी की ही दोनों हो। एक बाउंड्री कंडीशन सिग्मा सी की हो सकती है, एक बाउंड्री कंडीशन सिग्मा आर की हो सकती है। तो बताइए क्या हो जाएगा, सिग्मा सी इक्वल्स टू बी बाई आर स्क्वायर प्लस ए होता है और सिग्मा आर इक्वल्स टू बी बाई आर स्क्वायर माइनस ए होता है। अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, बताइए सिग्मा सी 1 मतलब 125 इक्वल्स टू बी बाई 0.08 का स्क्वायर प्लस ए, और अगर सिग्मा आर की वैल्यू पुट करें मतलब 25 इक्वल्स टू बी बाई 0.08 का स्क्वायर माइनस ए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, इक्वेशन 1 और 2 को, यू विल गेट b इक्वल्स टू 0.48 एंड a इक्वल्स टू 50 MPa। तो आपको a और b की वैल्यू मिल गई, मतलब सिग्मा c और सिग्मा r का पर्टिकुलर इक्वेशन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सिग्मा c और सिग्मा r की इक्वेशन मिल गई आपको। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, अच्छा आपको R2 पता करना है। तो R2 पता करना है तो R2 के लिए कोई कंडीशन पता होनी चाहिए। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में कुछ नहीं बताया है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था ना कि जब तक एक्सटर्नल प्रेशर कुछ दिया ना हो तब तक उसको क्या मानते हैं, जीरो। यानी कि अगर मैं बोलूं आपको कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, दैट मींस सिग्मा आर इक्वल्स टू बी बाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जहां पे सिग्मा आर की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट इज 0.48 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, क्योंकि एक्सटर्नल मतलब R2 माइनस ऑफ 50। यहाँ से अगर R2 की वैल्यू को सॉल्व करें यू विल गेट 0.098 मीटर, 0.089 मीटर। तो R2 माइनस R1 इज नथिंग बट योर थिकनेस, दैट विल बी 0.098 माइनस 0.08, दैट इज 0.018 मीटर, दैट इज 18 mm। तो इस प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए उस मटेरियल की जिसका सिलेंडर बना हुआ, जिसकी स्ट्रेंथ 125 मेगापास्कल है, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 18 mm होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात। तो ये तीन क्वेश्चन थे, तीनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे, कुछ कुछ सीखने को मिला आपको। अब आप थिक सिलेंडर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका जरूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। और एक बात और, जब वीडियो देखा करिए आप लोग तो उस कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, जिससे क्या होता है, मोटिवेशन होता है ना। हम लोग देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनता है। देखो अभी क्या हुआ, 3-4 दिन गैप हो गया, क्यों? क्योंकि लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना। तो इंटरेस्ट नहीं लोगे तो हम क्यों इतना पेन लें। कोशिश करो बेटा, अगर वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है आप देख रहे हो तो कमेंट जरूर कर दो उसके ऊपर, है ना। तो आज हम लोग यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड सिलेंडर या कंपाउंडिंग की बात करेंगे।